नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का जो माइनर पेपर है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इस पेपर की वन शॉट क्लास को हम एज यूजुअल इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअली हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत एक छोटा सा इसका सिलेबस है, बहुत आसान सा सिलेबस है। जिस भी स्टूडेंट के माइनर पेपर उन्होंने सोशियोलॉजी सेलेक्ट किया है उनके लिए ये क्लास है बेहद खास। चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और क्या इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस एंड सोशल प्रोसेस। यानी कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूह, संस्थाओं, परंपराओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी की जितने भी जो रिचुअल्स है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो सोसाइटी के ग्रुप्स है, ट्रेडिशंस है, उनकी जो साइंटिफिक एनालिसिस और स्टडी करने वाला नॉलेज ऑफ ब्रांच है, उसे हम समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड चेंजेस विद इन सोसाइटी। यानी कि यह हमारी समाज की जो सामाजिक संरचना है, उसकी कार्यप्रणाली, उसमें होने वाले परिवर्तन आदि को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। Sociology provides us with an opportunity to understand the structure of society, its main elements and process। यानी कि समाजशास्त्र हमें समाज की जो संरचना है, उसके तत्वों और प्रक्रियाओं को समझने का अवसर देता है, या हमें उनको समझने का क्या देता है, एक जरिया देता है। It not only helps in solving social problems but also helps in social reform and policy making। यह न केवल सामाजिक समस्याओं को हल कैसे करना है उसमें मदद करता है, बल्कि समाज में क्या सुधार होना चाहिए, क्या नीतियाँ बननी चाहिए, उनके निर्माण में भी क्या करता है, सहायक सिद्ध होता है। Sociology helps in developing a deeper understanding of society by connecting with the other social sciences। यानी कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी जुड़कर समाज की गहरी समझ को विकसित करने में मदद भी करता है। तो समाजशास्त्र क्या होता है उसका हमने एक इंट्रोडक्शन जैसा देख लिया। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि समाजशास्त्र समाज और जो मानव है उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है या अध्ययन है। इट फोकसेस ऑन सोशल इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। यानी कि यह व्यक्तियों और समूह के बीच जो सामाजिक मेलजोल होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इट स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यानी कि यह संस्थाओं, नियमों और मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। इट एग्जामाइन्स सोशल चेंजेस एंड इट्स कोजेज। यानी कि ये बताता है कि समाज में परिवर्तन क्यों आ रहे हैं या परिवर्तन क्या आए हैं और उन परिवर्तनों के कारण क्या है, उनकी ये जांच भी करता है। द टर्म वाज कोइन्ड बाय ऑगस्टे कॉम्टे। यानी कि जो सोशियोलॉजी शब्द है ये ऑगस्टे कॉम्टे ने गढ़ा था या अगस्टे कॉम्टे का दिया हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम सोशियस, जिसका नाम हो जिसको हम कैंपेनिंग कहते हैं, प्लस लॉग्स यानी कि स्टडी। यानी कि सोशियस प्लस लोगोस से ये मिलकर बना हुआ है। यानी कि साथी और अध्ययन, यानी कि जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन होते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप्स के, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी का जनक कौन है। ऑगस्टे कॉम्टे जो 1798 टू 1857 जिनका टाइम पीरियड रहा है। ऑगस्टे कॉम्टे इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यानी कि ऑगस्टे कॉम्टे को बड़े पैमाने पे या यूँ कहे आमतौर पर समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि दुनिया भर में सोशियोलॉजी का जो जनक है वो ऑगस्टे कॉम्टे को माना जाता है। ही इज ए फ्रेंच फिलोसोफर। यानी कि वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कॉम्टे कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1838 टू डिस्क्राइब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी कि कॉम्टे ने 1838 में समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्र शब्द बनाया था। ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। यानी कि उन्होंने एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का भी क्या किया था, प्रतिपादन किया था, या उन्होंने एक अवधारणा इस तरीके की विकसित करी थी जो सोशियोलॉजी है, जो बताती है कि समाज में 3 फेजेज़ में चेंजेज़ आते हैं। अब बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी वो कहा जाता है जीएस घुर्वे जी को, यानी कि गोविंद सदाशिव घुर्वे। द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी गोविंद सदाशिव घुर्वे यानी जीएस घुर्वे।
1893 टू 1983 जो इनका टाइम पीरियड रहा है। ए पियोनियरिंग academic who established sociology as a formal discipline in India, फाउंडिंग द फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यानी कि गोविंद सदाशिव घुर्वे को व्यापक रूप से भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और वह एक अग्रणी शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र का एक औपचारिक विषय के रूप में स्थापित किया था, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहला समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करने वाले भी घुर्वे साहब ही थे। तो इनको इंडियन सोशियोलॉजी का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। हालाँकि ये एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, इनकी थ्योरीज़ आती है जो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन एक छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, हू इज़ द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी दैट टाइम, गोविंद सदाशिव घुर्वे एंड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी दैट टाइम आंसर विल बी ऑगस्टे कॉम्टे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी की या समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, विशेषताएँ क्या है? साइंटिफिक नेचर यानी कि वैज्ञानिक प्रकृति है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एनालिसिस, यानी कि समाजशास्त्र पर्यवेक्षण, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण, तुलना और विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक तथ्यों का क्या करता है, अध्ययन करता है। सोशल नेचर यानी कि सामाजिक प्रकृति है। इट डील्स विद सोशल रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप बिहेवियर, यह सामाजिक संबंधों और समूह व्यवहार से संबंधित है। डायनेमिक इन नेचर यानी कि गतिशील प्रकृति का है। सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली बिकॉज सोसाइटी कीप्स चेंजिंग, यानी कि समाजशास्त्र निरंतर विकसित होता रहता है क्योंकि समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज समाज जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर चेंज नहीं हो रहे, अभी भी समाज में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सो सोशियोलॉजी इज ए डायनेमिक नेचर। रैशनल एंड सिस्टमैटिक यानी कि तार्किक है और साथ में व्यवस्थित है। इट यूजेज लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स टू स्टडी, सोशियोलॉजी अध्ययन के लिए तार्किक और संगठित तरीकों का उपयोग करता है। इट इज एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन, यानी कि प्रायोगिक अनुशासन है। प्रायोगिक का मतलब होता है अनुभव के तौर पे प्राप्त हुआ हुआ ज्ञान, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल मोड में है। इट्स बेस्ड ऑन एविडेंस, डेटा एंड रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि साक्ष्यों, डेटा और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित है। एब्स्ट्रैक्ट साइंस यानी कि अमूर्त विज्ञान है। इट फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक नॉर्म्स, कल्चर्स एंड वैल्यूज, नॉट इंडिविजुअल, यानी कि यह नियमों, संस्कृति और मूल्यों जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित है, ना कि व्यक्तियों पर। यानी कि एक व्यक्ति क्या सोचता है इस पे नहीं, बल्कि एक समूह है क्या सोचता है, उस पे ये ज़्यादा ध्यान देता है। इन कहने का मतलब नॉर्म्स क्या हुए हैं, कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उस पे ज़्यादा बात करता है, ना कि इंडिविजुअल पे बात करता है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी के स्कोप की, यानी कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व किया जाता है। स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एटसेट्रा, यानी कि इसमें परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि सभी बातों पर अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, अकोमोडेशन, सोशलाइजेशन, यानी कि सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलीकरण एंड सामाजिकीकरण, जो भी प्रक्रियाएं हैं सामाजिक, उन सब का इसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स यानी कि सामाजिक समूह को अध्ययन है। प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा, यानी कि इसमें हर तरीके के समूह का, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, समूह हो, समुदाय हो, संगठन हो, सबका इसमें होता है, स्टडी की जाती है इसमें। स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन होता है। नॉर्म्स, कस्टम्स, लॉज, ट्रेडिशंस दैट गाइड बिहेवियर, यानी कि मानदंड, रीति रिवाज, कानून, परंपराएँ जो कि मनुष्य के या मानव के व्यवहार को या समाज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन सब का इसमें अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स यानी कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन एटसेट्रा, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो गरीबी हो, असमानता हो, अपराध हो, आधुनिकीकरण हो, प्रवासन हो, और भी जो सामाजिक परंपरा समस्याएँ हैं लाइक बेरोज़गारी, लाइक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ टाइप की जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या यूँ कहें जो सामाजिक ढाँचा है, उसमें जो समस्याएँ हैं, उन सब का इसमें अध्ययन होता है। कॉन्फ्रेंसिव स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का व्यापक अध्ययन होता है। फ्रॉम स्मॉल इंटरेक्शंस टू लार्ज इंस्टीट्यूशन, यानी कि सूक्ष्म संबंधों से लेकर विशाल संस्थाओं तक का अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी की, यानी कि समाज शास्त्र का क्या महत्व है, हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए समाज शास्त्र की या सोशियोलॉजी की। इट हेल्प्स
टू अंडरस्टैंड सोसाइटी यानी कि समाज को समझना है तो हमें सोशियोलॉजी की स्टडी करनी होगी। इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड चेंजेज यानी कि ये बताता है कि समाज कैसे काम करता है और जो सामाजिक बदलाव होते हैं कैसे होते हैं उसका हमें ज्ञान देता है या उसको समझने में मदद करता है। इट प्रमोट्स सोशल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज एंड चैलेंजेज यानी कि सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों को समझने में सहायता करता है। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इनक्रेजेज क्वेश्चनिंग ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स यानी कि रीति रिवाज परंपराएं और जो मानदंड है समाज के उन पर प्रश्न उठाने की क्षमता हमें सोशियोलॉजी के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। इट गाइड्स सोशल प्लानिंग यानी कि सामाजिक नियोजन में ये सहायता करता है। यूजफुल फॉर गवर्नमेंट प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स यानी कि सरकार जो नीति निर्माण करती है, जो कल्याणकारी कार्यक्रम लेकर आती है, वो कैसे होनी चाहिए, जो कल्याणकारी सरकार एक लेके आती है, तो उन सब को लाने में जो सोशल प्लानिंग है उसका उसका मतलब प्लानिंग होनी कैसे है, वो समझने के लिए सोशियोलॉजी के अध्ययन की आवश्यकता है। जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये क्यों सम सरकार ऐसे प्रोग्राम क्यों लेके आई? क्योंकि सोशियोलॉजी का अध्ययन होता है तभी हम वो सोशल प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं और सरकार उसी हिसाब से सोशल प्लानिंग तैयार करती है। तो सोशल प्लानिंग के लिए गाइड्स के लिए तौर पे हमें सोशियोलॉजी के अध्ययन की नीड है। इट सपोर्ट्स सोशल हार्मनी यानी कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। इट हेल्प्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर समूह व्यवहार को समझकर संघर्ष कम करने में ये मदद करता है। इट यूजफुल फॉर प्रोफेशंस यानी कि इस व्यवसाय के लिए उपयोगी है। हेल्पफुल इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क लॉ एंड रिसर्च यानी कि शिक्षण प्रशासन सामाजिक कार्य कानून और शोध शोध में ये लाभदायक है या सहायक सिद्ध होता है। तो इन सब को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी का महत्व हम जानते हैं या यूँ कहें सोशियोलॉजी का अध्ययन का महत्व इन सब के लिए है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप अदर सब्जेक्ट के साथ या अदर सोशल साइंस के साथ किस प्रकार का है, इनकी रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। सबसे पहले बात करते हैं विद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के साथ। इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर पॉवर्टी इनइक्वलिटी लेबर मार्केट रिलेशंस यानी कि आर्थिक व्यवहार गरीबी असमानता श्रम और बाजार संबंधों का अध्ययन सोशियोलॉजी में होता है, जिसमें सोशियोलॉजी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ मेल बिठाकर या यूँ कहे इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप बनाकर उन सारी बातों को, चाहे वो आर्थिक व्यवहार हो, गरीबी हो, असमानता हो या अदर मार्केट रिलेशंस हो, इन सबको समझने में सोशियोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है या यूँ कहें इन सबको समझने के लिए अर्थशास्त्र सोशियोलॉजी की हेल्प करता है। विद पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के साथ एनालाइजेज पावर अथॉरिटी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस यानी कि सत्ता अधिकार राजनीतिक संस्थाएं और शासन का विश्लेषण आदि करने के लिए सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के साथ मर्ज होकर स्टडी का बेस तैयार करती है या यूँ कहे। नेक्स्ट है विद हिस्ट्री यानी कि इतिहास के साथ। अब हमें अगर मान लो ये देखना है कि आज समाज की क्या प्रेजेंट कंडीशन है, तो इसके लिए हम इसमें ये देखना चाहेंगे चेंजेज आए कैसे, तो हमें किसको उठाना पड़ेगा, हिस्ट्री को उठाना पड़ेगा। और जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो दैट मीन्स सोशियोलॉजी किसके साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, हिस्ट्री के साथ। यूजेज हिस्टोरिकल इवेंट्स टू अंडरस्टैंड सोशल चेंजेस यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों को समझना है तो इतिहास के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप बनना है। विद साइकोलॉजी कनेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर विद सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी कि मनोविज्ञान के साथ सोशियोलॉजी व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक प्रभाव से संबंध इस प्रभाव के संबंध को जोड़ता है। विद एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र के साथ। अब देखो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी तो अध्ययन ही किसका है, मानव का है, तो दैट मीन्स हम यूँ कहे एंथ्रोपोलॉजी के साथ तो सोशियोलॉजी का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। इट स्टडीज कल्चर्स कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाजों की संस्कृति प्रथाओं और परंपराओं का अध्ययन करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी और मानव शास्त्र के साथ सोशियोलॉजी का गहरा संबंध बनता है। विद जियोग्राफी यानी भूगोल के साथ इट एग्जामाइन्स हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स सोशल लाइफ एंड सेटलमेंट पैटर्न्स यानी कि पर्यावरण सामाजिक जीवन और बसावट को कैसे प्रभावित करता है। यदि इसका अध्ययन करना होगा तो सोशियोलॉजी जियोग्राफी के साथ रिलेशनशिप बनाकर काम करेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो सोशियोलॉजी है उसका अदर सोशल साइंस के साथ अलग अलग फील्ड में गहरा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है।
सीइंग द जनरल इन द पर्टिकुलर यानी कि विशेष में सामान्य को देखना यानी कि असाधारण में साधारण को देखना। अंडरस्टैंडिंग जनरल सोशल पैटर्न्स इन इंडिविजुअल बिहेवियर यानी कि व्यक्तिगत व्यवहार में सामान्य सामाजिक पैटर्न को समझना। सीइंग द स्ट्रेंज इन द फेमिलियर यानी कि परिचित में अपरिचित को खोजना। नॉट एक्सेप्टिंग सोशल नॉर्म्स ब्लाइंडली क्वेश्चनिंग सोशल रियलिटी यानी कि सामाजिक मान्यताओं को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना, बल्कि सामाजिक वास्तविकता पर प्रश्न उठाना। व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस यानी कि समाज के प्रभाव का दृष्टिकोण। रिकॉग्नाइजेज दैट सोसाइटी शेप्स आवर एटीट्यूड्स चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल यानी कि समाज हमारे विचार विकल्प और जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है, यह समझना। ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी निष्पक्ष और आलोचनात्मक सोच सोच एनकरेजेज अनबाइज्ड एंड एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक तथ्यों का निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक अवलोकन करना। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि समग्र समझ का विकास होना। दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर इन रिलेशन टू कल्चर ग्रुप एंड सोसाइटी यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को संस्कृति समूह और समाज से जोड़कर समझना यानी कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। दैट इज द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, वो सारी बात। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल ग्रुप्स के बारे में। सेकंड यूनिट में सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी यानी कि समाज क्या होता है। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कल्चर ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स यानी कि समाज लोगों का एक संगठित समूह है जो कि समान प्रकृति संस्कृति परंपराओं और मानदंडों को साझा करता है। यानी कि एक जैसी परंपराएं रखने वाले, एक जैसी संस्कृति रखने वाले लोगों का जो समूह होता है, जो संगठित समूह होता है, उसे हम समाज के नाम से जानते हैं। सोसाइटी इज ए कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर यानी कि समाज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साथ रहते हैं और बातचीत आदि करते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिल्ड थ्रू रिपीटेड इंटरेक्शंस एंड शेयर्ड बिहेवियर्स यानी कि ये बार बार बातचीत और एक जैसे व्यवहार से बने सोशल रिश्तों का एक नेटवर्क है। यानी कि जिनसे आप बार बार बातें करते हो, यानी कि आप जिस समाज में रहते हो, क्या सबसे आप बार बार बात करते हो? नहीं करते हो, लेकिन जहाँ आप जनरली आप बात करते हो और एक जैसी जो व्यवहार रखते हैं, उनसे आपके जो नेटवर्क बनता है, उसे हम समाज के नाम से भी जानते हैं। इट्स मेंबर इट्स मेंबर्स शेयर कॉमन वैल्यूज कल्चर एंड नॉर्म्स यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं वो एक जैसी मूल्य संस्कृति और नियम शेयर करते हैं। पीपल डिपेंड ऑन अनदर टू फुलफिल सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनल नीड्स यानी कि लोग सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना। यानी कि चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो या इमोशनल नीड हो या फिर इकोनॉमिकल नीड हो, आदि कई सारी बातें होती हैं जिससे वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि हम ये सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं एक तरीके से। सोसाइटी कंटिन्यूज अक्रॉस जनरेशंस एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी यानी कि समाज पीढ़ियों तक चलता है और स्थिरता देता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नॉट ए टेम्परेरी क्राउड यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित सिस्टम है, कोई टेम्परेरी भीड़ नहीं है, यानी कि कोई थोड़ी देर के लिए बना हुआ ग्रुप नहीं है, जबकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, उसे हम समाज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं समुदाय की यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र होता है। ए कम्युनिटी रेफर्स टू ए पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक लोकेलिटी और एरिया यानी कि समुदाय उन लोगों को कहते हैं जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी कि संबंधता की भावना होती है। मेंबर्स फील इमोशनल अटैचमेंट एंड बिलोंगिंगनेस सदस्यों में भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन होता है। कॉमन लाइफ यानी कि साझा जीवन होता है। पीपल शेयर कॉमन प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल कल्चर एंड डे टू डे एक्सपीरियंसेस यानी कि लोग समान समस्याएं जीवन शैली संस्कृति और दैनिक अनुभव को साझा करते हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक संपर्क रहता है। फ्रिक्वेंट एंड क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग मेंबर्स यानी कि समुदाय के सदस्यों में बार बार और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। टेरिटोरियल नेचर यानी कि क्षेत्रीय प्रकृति होती है। कम्युनिटी ऑलवेज हैज ए डिफाइंड फिजिकल प्लेस यानी कि समुदाय हमेशा किसी निश्चित क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल विलेज कम्युनिटी यानी ग्रामीण समुदाय, अर्बन कम्युनिटी यानी कि शहरी समुदाय और ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि आदिवासी समुदाय। यानी कि कहने का मतलब समुदाय क्या होता है, एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्रों में होता है। हालांकि समाज जैसी ही इसमें सारी बातें होती है, समाज से ही समुदाय
बनते हैं। तो जैसे ग्रामीण परिवेश की बात होगी तो ग्रामीण समुदाय कहा जाएगा, शहरी में शहरी तो एक फिजिकली इसकी टेरिटरी होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है और बिलोंगिनेस होते हैं, इसमें आपस में इमोशनल अटैचमेंट और अपनापन इनमें देखने को पाया जाता है। अब बात करें मीनिंग ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगठन यानी संघ। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यानी संगठित समूह होता है। एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप फॉर्म्ड डेलिबरेटली फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक पर्पज। यानी संघ वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। मेंबरशिप बेस्ड यानी कि सदस्यता आधारित होता है, एसोसिएशन का कोई भी सदस्य बन सकता है। पीपल ज्वाइन वॉलंटरली टू फुलफिल देयर कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि लोग अपने समान हितों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से जुड़ते हैं। यानी कि एसोसिएशन की ये खास बात है कि उसमें जो जुड़ाव होता है इसके सदस्यों का वो स्वेच्छा से होता है, आप किसी के मेंबर बनना चाहो या नहीं बनना चाहो। फॉर्मल रूल्स यानी कि औपचारिक नियम होते हैं। हैज़ रिटन रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्ट्रक्चर, यानी इसके जो नियम है वो लिखित में होते हैं। विनियम और की एक पर्टिकुलर संरचना होती है कि कौन इसका क्या है, कौन कौन से पोजीशन पे है। टेम्परेरी और परमानेंट यानी अस्थायी और स्थायी प्रकृति का भी होता है। कैन एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम और फॉर ए मैनी ईयर्स, यानी कि या तो कुछ समय के लिए बन सकता है या कई वर्षों तक भी ये अस्तित्व में रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लब बनते हैं, ट्रेड यूनियन होती है, पॉलिटिकल पार्टी है, स्टूडेंट यूनियन है, एनजीओ है, ये सारे एसोसिएशन के ही एग्जाम्पल। गोल ओरिएंटेड यानी कि उद्देश्य केंद्रित है। फॉर्म्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स लाइक वेलफेयर, रिक्रिएशन, एजुकेशन एटसेट्रा, यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं या तो कल्याण के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य इसके जो उद्देश्य होते हैं, यानी कि कहने का मतलब इसके उद्देश्य प्री डिफाइंड होते हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, यानी कि संस्था क्या है। एस्टेब्लिश्ड सोशल पैटर्न्स यानी कि स्थापित सामाजिक व्यवस्था है। एन इंस्टीट्यूशन इज ए स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, इनकी संस्था एक स्थिर और संगठित सामाजिक व्यवहार का रूप है। गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट यानी कि मानव व्यवहार को निर्देशित करती है। इट प्रोवाइड्स रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स और बिहेवियर, इनके व्यवहार के लिए नियम, मानदंड और प्रक्रियाएं प्रदान करती है। लॉन्ग लास्टिक है यानी दीर्घकालीन है। इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू ओवर जनरेशन, यानी कि संस्थाएं पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित है। दे इमर्ज टू फुलफिल बेसिक नीड्स लाइक फैमिली, जैसे फैमिली की नीड है, रिप्रोडक्शन के लिए, एडुकेशन लर्निंग के लिए, रिलीजियस बिलीफ के लिए, तो यानी कि परिवार आधारित है, परिवार, शिक्षा, धर्म जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये संस्थाएं उभरती है। यानी कि परिवार अपनी एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटेड यानी कि संरचित है और विनियमित है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल। इन संस्थाओं में औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण प्रणाली होती है। एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एडुकेशन, इकोनॉमी, लॉ, ये सारे क्या है, ये सारे इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह क्या होता है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों का समूह है। ए सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट रेगुलरली, यानी कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो कि नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट यानी कि साझा रुचियां है। मेंबर्स हैव कॉमन गोल्स, बिलीफ्स और एक्टिविटीज, यानी कि सदस्यों के समान लक्ष्य हैं, विश्वास या गतिविधियां होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को रील्स भेजते हो तो क्या आप सारे दोस्तों को रील भेजते हो? नहीं भेजते हो, कुछ कॉमन को भेजते हो, कुछ सिलेक्टेड को भेजते हो, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट है वो सेम है। तो जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन गोल्स रखते हैं, बिलीफ उनकी कॉमन है, एक्टिविटी उनकी कॉमन है। तो इन सब से बनते हैं हमारे सोशल ग्रुप्स। सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की भावना होती है। ग्रुप मेंबर्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, समूह के सदस्यों में अपनापन और पहचान की भावना विकसित होती है। इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन यानी संपर्क और संचार। रेगुलर कम्युनिकेशन बिल्ड्स स्टेबल रिलेशनशिप, यानी कि जो नियमित संचार है, एक दूसरे से नियमित जो संपर्क है वो स्थायी संबंध को बनाता है। टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप जिसमें फैमिली आती है एंड सेकेंडरी ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, ग्रुप्स शेप एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, एंड जो व्यवहार है उसका प्रभाव पड़ता है समूह व्यक्ति के विचारों पर, व्यवहार पर और ओवरऑल व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की, जिसमें हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, फैमिली एंड कास्ट एंड रिलीजन को हम जिसमें थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज की, यानी कि विवाह की अवधारणा।
सोशली अप्रूव्ड यूनियन यानी कि सामाजिक रूप से जो स्वीकृत संबंध है यानी कि विवाह की बात करते हैं, तो विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है। मैरिज इज ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शन्ड यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स यानी कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत संबंध है। इट रेगुलेट्स सेक्सुअल रिलेशंस यानी कि यौन संबंधों का विनियमन करता है। इट प्रोवाइड्स ए सोशली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क और सेक्सुअल रिलेशंस यानी कि यह यौन संबंधों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य ढांचा प्रदान करता है। बेसिस ऑफ फैमिली फॉर्मेशन यानी कि विवाह परिवार निर्माण का आधार है। मैरिज स्टैब्लिश द फैमिली एंड इंश्योर्स कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशंस यानी कि विवाह परिवार की स्थापना करता है और पीढ़ियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक और सामाजिक सहयोग होता है। पार्टनर्स शेयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिसोर्सेज एंड सोशल रोल्स यानी कि पति पत्नी जिम्मेदारियां संसाधन और सामाजिक भूमिकाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक सामाजिक संस्था है। डिफरेंट सोसाइटीज फ्लो डिफरेंट कस्टम्स रिचुअल्स एंड रूल्स फॉर मैरिज यानी कि विभिन्न समाजों में विवाह की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज है और अलग अलग नियम है, लेकिन जो आधारभूत है वो ये चीजें हैं जो कि हर एक सोसाइटी ये होती है। यानी कि विवाह है एक सामाजिक तौर पर सैंक्शनड और रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल के बीच। अब बात करते हैं विवाह के प्रकार के यानी कि टाइप्स ऑफ मैरिजेज। मोनोगेमी यानी कि वन पार्टनर यानी कि एक पत्नी एक पति प्रथा यानी कि जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ ही विवाह होता है, दैट मीन्स उसे मोनोगेमी कहते हैं। और एक होता है पोलोगेमी यानी कि मल्टीपल पार्टनर यानी कि बहुपत्नी प्रथा भी हो सकती है और बहुपति प्रथा भी होती है। यानी कि एक व्यक्ति का अलग अलग मतलब एक व्यक्ति का कई पत्नियाँ रखना या एक पत्नी के कई पति रखना, तो ये पोलोगेमी है। फिर आता है एंडोगेमी यानी विद इन द सेम ग्रुप यानी कि जिसको अंतर विवाह कहते हैं या फिर सगोत्र विवाह कहते हैं। और फिर आते हैं एक आता है एक्सोगेमी यानी कि बहिर्विवाह यानी कि अपने गोत्र के बाहर या अपनी जो कम्युनिटी होती है उसके बाहर विवाह करना एक्सोगेमी कहा जाता है। बात करते हैं परिवार की अवधारणा की यानी कि टाइप्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। बेसिक सोशल यूनिट यानी कि समाज की मूलभूत सामाजिक इकाई होती है परिवार। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल सोशल ग्रुप यानी कि परिवार समाज का सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। बायोलॉजिकल एंड सोशल रिप्रोडक्शन यानी कि जैविक और सामाजिक पुनरुत्थान है। रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बियरिंग एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चे पैदा करने और बच्चों का सामाजिकीकरण करने के लिए जिम्मेदार है कौन? परिवार। इमोशनल सपोर्ट यानी कि भावनात्मक समर्थन होता है। इट प्रोवाइड्स लव केयर प्रोटेक्शन एंड इमोशनल सिक्योरिटी यानी कि परिवार प्रेम देखभाल सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग करता है। मेंबर्स शेयर इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो आर्थिक जिम्मेदारियां और संसाधन साझा करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का संचरण होता है। फैमिली पासेज ऑन वैल्यूज कस्टम्स एंड ट्रेडिशन यानी कि परिवार अपने मूल्य पारंपरिक परंपराएं और अपनी सांस्कृतिक आदतें या सांस्कृतिक जो रिचुअल्स है उनको आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की यानी कि परिवार के प्रकार क्या है। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार, परमाणु तो इसका ट्रांसलेशन ही हो गया। एकल परिवार, जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार और एक्सटेंडेड यानी कि विस्तृत परिवार या विस्तारित परिवार। अब देखो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर भी समझ में आ रहा है कि स्वतंत्र रहना जिसमें माता-पिता और बच्चे होते हैं। माता-पिता और बच्चे होते हैं, वो कौन-सी परिवार कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली कही जाती है। जॉइंट परिवार जिसमें दादा-दादी यानी कि जिसमें कहते हैं कि 3 जनरेशन रहती है, दादा-दादी, मम्मी-पापा और बच्चे। उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। अब आता है एक्सटेंडेड फैमिली, ये क्या है? देखो जब जॉइंट फैमिली पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली एक ही परिवार में होती थी। जैसे एक बड़ा-सा हवेली जैसा घर है, इसमें रहते हैं, ये कौन-सी कही जाती थी? जॉइंट फैमिली। लेकिन अब इतने बड़े घर नहीं होते, लेकिन जॉइंट फैमिली जब अलग-अलग घरों में रहती हो, अलग-अलग घरों में रहती हो, इतने बड़े इतना एरिया है, लेकिन अलग-अलग घरों में ही रहती हो पूरी जॉइंट फैमिली, लेकिन उनमें अभी भी यूनिटी है एज़ ए जॉइंट फैमिली की तरह से, उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। यानी कि जॉइंट फैमिली का जो मॉडर्न रूप होता है दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि जिसमें बड़े-बड़े निर्णय एक जगह बैठ के ही लिए जाते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली जो इंडिपेंडेंट है, नहीं चाहे आर्थिक मामलों में कह दो या कमाने के मामलों में कह दो या डिसीजन लेने के मामलों में, तो दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली मतलब जो एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और जहाँ पे 3-4 पीढ़ियाँ रहती है, वह जॉइंट फैमिली कही जाती है।
अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट यानी कि जाति की अवधारणा। हेरिडिटी सॉरी हेरिडेटरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि वंशानुगत सामाजिक स्त्रीकरण है। कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि जाति जन्म पर आधारित सामाजिक श्रेणीकरण की व्यवस्था है। एंडोगेमस ग्रुप यानी कि अंतर्विवाही समूह है। मैरिज अकर्स विद इन द सेम कास्ट यानी कि विवाह सामान्यतः अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है। ऑक्यूपेशन बेस्ड ओरिजिन यानी कि व्यवसाय आधारित उत्पत्ति है। ट्रेडिशनली लिंक्ड टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन यानी कि पारंपरिक रूप से प्रत्येक जाति किसी विशेष व्यवसाय से जुड़ी होती थी। जैसे मान लो कुंभ है जो कुंभ का काम करता था, कुंभ का मतलब मटका बनाने का यानी कि कुंभ घड़ा बनाने का काम था, तो उसे बाद में क्या कहने लगे, उसे कुम्हार कहा गया। ठीक है, उसी हिसाब से जो अलग अलग है, जिसने चरम का काम किया वो चमार बन गए। इसी हिसाब से कहने का मतलब जो शुरुआती बात करें तो जो ऑक्यूपेशन बेस्ड था उसी के बेस पर इसका ओरिजिन हुआ हुआ है। बाद में आगे चल के सामाजिक बदलाव हुए हैं और फिर ये जन्म आधारित हो गए। तो शुरुआत में अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेडिशनली का लिंक था स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से, जो जिस तरीके का काम करता था वो फिर उसी हिसाब से ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्या बन गया, जातिगत सिस्टम बन गया। सोशल रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि सामाजिक नियम और प्रतिबंध इंक्लूड्स रूल्स अबाउट फूड, मैरिज, सोशल इंटरेक्शन एंड कस्टम्स यानी कि भोजन, विवाह, सामाजिक संबंधों और रीति रिवाजों से जुड़े नियम शामिल होते हैं। हायरार्की यानी कि श्रेय क्रम है। कास्ट आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल ऑर्डर फ्रॉम हाई टू लो यानी कि जातियाँ ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित होती है। क्लोज्ड सिस्टम यानी कि बंद व्यवस्था है। मूवमेंट फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर इज जनरली नॉट पॉसिबल यानी कि एक जाति से दूसरी जाति में जाना सामान्यतः संभव नहीं होता, तो इसमें क्लोज सिस्टम है। अब बात करते हैं रिलीजन यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की अवधारणा। बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास प्रणाली है। रिलीजन इज ए सेट ऑफ बिलीफ्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सेक्रेड और डिवाइन यानी कि धर्म आस्था अनुष्ठानों और पवित्र अलौकिक से जुड़े व्यवहारों का क्या है, एक समूह है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्था है। ऑर्गेनाइजेज मोरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स इन सोसाइटी, यह समाज में नैतिक मूल्यों, परंपराओं और मानदंडों को संगठित करता है। सोर्स ऑफ मीनिंग यानी कि अर्थ का स्रोत है। प्रोवाइड्स पर्पज, आइडेंटिटी एंड गाइडेंस इन लाइफ यानी कि जीवन में उद्देश्य, पहचान और दिशा आदि प्रदान होता है धर्म से। सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है। एनकरेजेज एथिकल बिहेवियर एंड रेगुलेट्स एक्शंस थ्रू रिलीजियस नॉर्म्स यानी कि धार्मिक मानदंड नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं और साथ ही में जो कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य हैं, उनका नियंत्रण भी करते हैं। फिर है यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी एकता है और संघर्ष है। रिलीजन्स कैन क्रिएट सोशल यूनिटी बट मे ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट यानी कि धर्म सामाजिक एकता तो पैदा करता है लेकिन कभी कभी संघर्ष भी उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन की यानी कि धर्म के तत्व है। बिलीफ यानी कि विश्वास है। रिचुअल्स यानी अनुष्ठान है। सेक्रेड सिंबल्स यानी कि पवित्र प्रतीक है। एंड रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय हैं, ये धर्म के तत्व हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ की, जिसमें हम जानेंगे स्टेटस क्या है, रोल क्या है, नॉर्म्स क्या है एंड वैल्यूज क्या चीज होती है। अब यूनिट फोर्थ में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस की यानी कि क्या होती है प्रतिष्ठा या स्टेटस। इज ए सोशल पोजीशन यानी कि सामाजिक स्थिति होती है स्टेटस समाज में। स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन ए पर्सन ऑक्यूपाइज इन सोसाइटी यानी कि प्रतिष्ठा वह स्थान है जो व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है। गैरता का तो क्या मतलब है, प्राप्त करता है या रखता है। बेसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि ये पहचान का आधार है। इट गिव्स रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी एंड सोशल स्टैंडिंग टू एन इंडिविजुअल यानी कि यह व्यक्ति को पहचान, सम्मान और सामाजिक दर्जा प्रदान करते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि जन्मजात प्रतिष्ठा भी होती है। स्टेटस गिवन एट बर्थ, फॉर एग्जांपल जेंडर, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड एटसेट्रा यानी कि जन्म से मिलने वाली स्थिति जैसे लिंग, जाति, पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा इट कैन बी अचीव्ड स्टेटस यानी कि अर्जित प्रतिष्ठा भी होती है। स्टेटस अर्नड थ्रू एफर्ट्स एंड एबिलिटीज लाइक डॉक्टर, टीचर, लीडर यानी कि प्रयास और योग्यता से प्राप्त स्थिति, जैसे डॉक्टर का होना, शिक्षक होना, नेता होना, तो ये सारी आपकी अर्जित स्टेटस कही जाती है। मल्टीपल स्टेटस, ए पर्सन होल्ड्स सेवरल स्टेटस एट द सेम टाइम यानी कि एकाधिक प्रतिष्ठाएं भी होती हैं कि एक व्यक्ति एक साथ कई प्रतिष्ठाएं धारण करता है, जैसे विद्यार्थी होना, पुत्र पुत्री होना, किसी का मित्र होना, तो कई सारे स्टेटस हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसेस सोशल बिहेवियर यानी कि व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। स्टेटस डिटरमाइंस राइट्स, ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर यानी कि प्रतिष्ठा व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करती है।
बात करते हैं रोल की, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोल यानी कि भूमिका की क्या अवधारणा है, यानी कि समाज में आपकी क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसकी बात करते हैं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर यानी कि अपेक्षित व्यवहार होना। रोल रेफर्स टू द सेट ऑफ बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन होल्डिंग ए पर्टिकुलर स्टेटस, यानी कि भूमिका वह अपेक्षित व्यवहार है जो किसी विशेष प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से अपेक्षित होता है, यानी कि किसी का, जैसे मान लो कोई शिक्षक है, जैसे आज हम एक शिक्षक वाले स्टेटस में हैं, तो हमसे समाज को क्या है, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि शिक्षक होगा तो इस तरीके का उसे रोल प्ले करना चाहिए, या फिर अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए इस तरीके का व्यवहार, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए भी क्या है, व्यवहार का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि इस तरीके का व्यवहार उसका होना चाहिए। डायनेमिक इन नेचर यानी कि गतिशील प्रकृति का है। रिलेशनशिप्स चेंजेज, रोल ऑल्सो चेंज, यानी कि संबंध बदलने पर भूमिकाएँ भी बदल जाती है। मल्टीपल रोल्स यानी एकाधिक भूमिकाएँ का होना। वन पर्सन परफॉर्म्स मेनी रोल्स लाइक स्टूडेंट होना, किसी का सिबलिंग होना, एम्प्लॉयी होना, फ्रेंड होना। एक व्यक्ति एक अनेक भूमिकाओं में एक साथ रह सकता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट कई बार भूमिकाओं का संघर्ष भी होता है। occurs when expectation of two roles clashes, यानी कि जब 2 भूमिकाओं की अपेक्षाएँ आपस में टकराती है तो वहाँ पर भूमिका संघर्ष भी देखने को मिलता है। रोल परफॉर्मेंस यानी कि भूमिका का निर्वहन। एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन व्हाइल परफॉर्मिंग ए रोल, यानी कि भूमिका निभाते समय व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार क्या है, उसे रोल परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। रोल रोल लर्निंग यानी कि भूमिका अधिगम। रोल्स आर लर्न्ड थ्रू सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन, की भूमिकाएं सामाजिकरण और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। तो रोल क्या होता है, जो हमारा समाज में स्टेटस होता है, स्टेटस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, जिसको हम रोल के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स यानी कि अब नियम क्या होते हैं। सोशल रूल्स होते हैं, यानी कि सामाजिक नियम होते हैं। नॉर्म्स आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी कि मानदंड ऐसे नियम और दिशा निर्देश है जो समाज में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लो आप पुरुष है, तो पुरुष के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं समाज में रोल प्ले करने के, तो जो पुरुष होने की वजह से जो आप पे नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, आपका जो बिहेवियर को क्या करते हैं, गाइडलाइन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। वही नारी होने के नाते जो आपके समाज ने जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके लिए सेट किया है, तो वह क्या होता है, नॉर्म्स कहे जाते हैं। फैमिली के नाते जो होते हैं, चाइल्ड होने के नाते होते हैं, सबके लिए होते हैं। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड यानी कि स्वीकृत मानक है। दे डिफाइन व्हाट इज़ कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि निर्धारित करते हैं क्या सही है, क्या गलत है, स्वीकार्य है या अस्वीकार्य। हम कहते हैं ना, यार ये तो समाज की दृष्टि से गलत काम है। तो गलत कैसे हमने किया, क्योंकि समाज ने पहले से स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि अगर इसके कुछ अगेंस्ट होगा तो उसको गलत कहा जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग होगा तो उसे सही कहा जाएगा। जैसे मान लो आज एक समाज में व्यवस्था है कि लड़का-लड़की की जब शादी होती है तो लड़की अपने ससुराल आके रहती है। तो ये एक समाज ने एक्सेप्ट कर रखा है, एक स्टैंडर्ड बना रखा है। अगर उल्टा हो के कोई लड़का शादी करके लड़की के यहाँ रहने लग जाए, यानी कि उल्टा रिचुअल हो जाए, तो हम कहेंगे कि तो समाज के अगेंस्ट चला गया। तो जो पहले से स्टैंडर्ड बनते हैं, वो एक्सेप्टेबल होते हैं और उसके आधार पे क्या सही है, क्या गलत है, वो सारे डिसाइड होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म की बात करते हैं, मानदंडों के प्रकार। फोकवेज यानी कि लोकाचार, यानी कि दैनिक आदतें, आपकी एवरीडे हैबिट्स क्या है। मॉर्स यानी कि मॉरली इंपॉर्टेंट नॉर्म्स, यानी कि नैतिकाचार क्या आपका नैतिक रूप से महत्वपूर्ण नियम। लॉज यानी कि रिटन एंड एनफोर्स्ड रूल, यानी कानून, लिखित और लागू नियम होते हैं। सोशल कंट्रोल टूल, ये जो नॉर्म्स होते हैं वो सामाजिक नियंत्रण का साधन होते हैं। नॉर्म्स रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर, यानी कि मानदंड व्यवहार को नियंत्रित करके व्यवस्था को बनाए रखते हैं। लर्न्ड थ्रू सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पीपल अडॉप्ट नॉर्म्स फ्रॉम फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड सोसाइटीज, यानी कि लोग परिवार, स्कूल, साथी समूह और समाज से नए-नए नॉर्म्स को सीखते रहते हैं, या सोशलाइजेशन के माध्यम से इनका क्या होता है, बिल्डअप होता रहता है। अब बात करते हैं वैल्यूज की। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों की क्या अवधारणाएं हैं। इट डीप बिलीफ्स होते हैं, गहन विश्वास होते हैं। वैल्यूज आर डीपली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डिजायरेबल एंड गुड, यानी कि ये गहरे विश्वास होते हैं जो बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या वांछनीय है और क्या अच्छा है। कल्चरल फाउंडेशन यानी कि सांस्कृतिक आधार है। वैल्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि मूल्य सांस्कृतिक आचरण और सामाजिक व्यवहार की नींव का काम करते हैं। गाइड बिहेवियर यानी कि व्यवहार को निर्देशित करने वाले होते हैं। द इन्फ्लुएंस डिसीजंस, एक्शंस एंड मोरल जजमेंट्स, यानी कि ये निर्णय
क्रियाओं और नैतिक आकलन को प्रभावित करते हैं। रिलेटिवली स्टेबल यानी सापेक्ष रूप से स्थिर होते हैं। वैल्यूज चेंज स्लोली ओवर टाइम एंड रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस जनरेशन, यानी कि मूल्य समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं और पीढ़ियों तक बने रहते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ये हमारे परिवार के मूल्य थोड़ी है, यानी कि ये हमारी पारिवारिक वैल्यू है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। तो क्या होता है कि बिलीफ्स होते हैं जो डीपली रूट होते हैं, यानी कहने का मतलब जो फाउंडेशन का काम करते हैं, कल्चर को फाउंडेट करते हैं, व्यवहार को गाइड करते हैं और सबसे अच्छी बात स्टेबल रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वैल्यूज़ के नाम हैं। जैसे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की बात करें, मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य जिसमें ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, ये क्या है? मोरल वैल्यूज़ है। कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स यानी कि सांस्कृतिक वैल्यू हम कहें तो हमारी परंपराएँ, नीतियाँ, रीतियाँ। पर्सनल वैल्यूज़ यानी कि व्यक्तिगत मूल्य जैसे एम्बिशंस होना, हार्ड वर्किंग होना, ये सारे पर्सनल वैल्यूज़ हैं। शेयर्ड बाय सोसाइटी यानी समाज द्वारा साझा किए जाते हैं। वैल्यूज़ यूनाइट पीपल बाय क्रिएटिंग कॉमन बिलीफ्स यानी कि मूल्य लोगों को एकजुट करने में मदद करते हैं क्योंकि वे समान विश्वास को बनाते हैं। जैसे मान लो आप भी ईमानदार हो, आपसे 4 लोग आपकी ईमानदारी से आपके साथ प्रसन्न होकर अपना आपसे एक संपर्क बनाए रखते हैं, तो कहने का मतलब ये सोसाइटी के द्वारा क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं। अब बात करें इस पेपर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाले सेगमेंट की, तो वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। यदि आप देर से ये क्लास देख रहे हो तो अब तक अपलोड हो चुका है। अगर आप जल्दी ही देख रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट के साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपकी प्लेलिस्ट में आपकी ये क्लासेस ऐड कर देंगे। सो यहाँ तक क्लास देखने के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद करियर एजुनेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर एजुनेस्ट। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और इन सब की पीडीएफ यानी इन जो क्लासेस आप देखते हो इन सब की पीडीएफ हम अपनी वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ फ़ोल्डर वाइज़ आपके लिए हमने फ़ोल्डर बना रखे हैं आपके सेमेस्टर वाइज़। तो यदि अभी तक नहीं अपलोड हुई है तो जल्द ही अपलोड कर देंगे। देर से देख रहे हो तो डेफ़िनेट सी बात है अपलोड हो चुकी है। तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते रहिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।